गुड इवनिंग बच्चों। नमस्ते सभी को। आज हम लोग सीखने वाले विज्ञान विषय और विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 18 परिसंस्था देखेंगे। इसके पहले भी पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने देखा है परिसंस्था क्या होती है, हमारे अगल बगल कौन से जैविक अजैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हम पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते रहते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम देखने वाले लेसन नंबर 18 परिसंस्था। अब यहाँ पर दिया है, सबसे पहले थोड़ा याद करो। इसका मतलब है पूर्व में पाठ में आकर जा चुका है पहले की कक्षाओं में। तुम्हारे आसपास कौन कौन से घटक दिखाई देते हैं, तो अगर जहाँ बैठे हैं हम वहीं से अगर अगल बगल की चीजें देखें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है हमको जो हमारे घरों में है। घर से बाहर निकल करके देखें तो बहुत सारे सजीव और निर्जीव हमें आसानी से दिखाई दे जाएंगे। अभी जहाँ बैठे हैं तो मोबाइल फोन देख रहे हैं, एक निर्जीव वस्तु है जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप भी एक निर्जीव वस्तु है, किंतु उसी के माध्यम से हमारी पढ़ाई शुरू है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें घर में हो सकता है, आपकी कोई पेट्स हो, छोटा बिल्ली का बच्चा अगल बगल दिखाई दे या कुत्ते का बच्चा दिखाई दे, तो वह जैविक घटक हुआ। हवा हमें लग रही है, तो इन सब चीजों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं, उसका ध्यान नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे किसी न किसी तरह से हम पर प्रभाव डालते रहते हैं। अब यहाँ पर दिया है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ घटक नीचे दिए हैं, उनका सजीव और निर्जीव में वर्गीकरण करो। सूर्य प्रकाश निर्जीव है, सूरजमुखी सजीव है, सूर्यमुखी का फूल। हाथी सजीव है, कमल सजीव, शैवाल भी सजीव है, पानी में जो काई की तरह ग्रीन रंग का दिखाई देता है। पत्थर निर्जीव, घास सजीव, पानी निर्जीव, चींटी सजीव, मिट्टी निर्जीव, बिल्ली सजीव, पर्णांग सजीव, हवा निर्जीव, शेर सजीव। इस तरह से हम इन सब चीजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सजीव और निर्जीव बड़ा आसान है हमारे लिए टॉपिक। पहले की कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सजीव चीजें कौन सी है, निर्जीव कौन सी है, सजीव को कैसे पहचानेंगे, सजीवों के गुणधर्म क्या है और निर्जीवों के गुणधर्म क्या है, कैसे पता चलता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या सजीव है या निर्जीव। परिसंस्था इकोसिस्टम, हमारे चारों ओर का विश्व दो प्रकार के घटकों से बना है, सजीव और निर्जीव। सजीवों को जैविक और निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। इन सजीव और निर्जीवों में निरंतर आंतर क्रिया चलती रहती है। सजीव और उनका अधिवास या पर्यावरणीय घटक, इनमें परस्पर संबंध होता है। इस अन्योन्य अन्योन्य संबंधों से ही जो विशेषता पूर्ण आकृति बंध का निर्माण होता है उसे परिसंस्था कहते हैं। जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच होने वाली आंतर क्रिया, इन सबको मिलाकर परिसंस्था बनती है। इकोसिस्टम क्या है, तो हमारे अगल बगल दो प्रकार की चीजें, एक सजीव है और दूसरी निर्जीव। सजीवों को हम कहते हैं जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, और निर्जीवों को कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक। और ये सजीव और निर्जीव, इनके बीच निरंतर कुछ न कुछ आंतरिक क्रिया, इंटरैक्शन चलते ही रहता है। और कुछ सजीव ऐसे हैं जिनका अधिवास, रहने का स्थान या उनके जो पर्यावरणीय घटक है, इनका आपस में कुछ न कुछ संबंध अवश्य होता है। अब इसके बाद जो आकृति बंध निर्माण होता है उसे परिसंस्था कहते हैं। और उनके बीच जैविक और अजैविक घटक, इनके बीच होने वाली अंतर क्रिया, इन सभी को मिलाकर के परिसंस्था तैयार होती है। तो यहाँ पर दिया है परिसंस्था इकोसिस्टम, सबसे पहले दिया है अजैविक घटक, फिर जैविक घटक। इसे क्लासिफाई किया है दो भागों में, वर्गीकृत किया गया है। पहला है अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक जैसा कि हम लोगों ने देखा बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर जीव है सजीव, और अजैविक अर्थात निर्जीव अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अजैविक को ही पहले हम आगे लेकर चलते हैं, उसके कितने पार्ट्स किए। अजैविक में दो तरह से उसे वर्गीकृत किया है, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। तो भौतिक घटकों में कौन कौन सी चीजें आती हैं अजैविक के अंतर्गत, भौतिक और रासायनिक घटक। भौतिक घटक में हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, भू रचना,
सूर्य प्रकाश, यह सब है भौतिक घटक जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। हवा, पानी, वाष्प, खनिज पदार्थ, खनिज अर्थात जो माइंस मिनरल से हम लोग निकालते हैं, मृदा अर्थात मिट्टी, सॉइल, ये सब नेचुरली हमें मिलते हैं। और भू रचना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आगे क्या आता है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश है या मैदानी भाग है, और सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें। तो इस तरह से ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वह सब हुए भौतिक घटक। इसके बाद आता है रासायनिक घटक। रासायनिक घटक में असेंद्रिय पदार्थ और सेंद्रिय पदार्थ। असेंद्रिय पदार्थों के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यह सब गैसें हैं। उसके बाद फिर कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब रासायनिक घटकों के अंतर्गत असेंद्रिय पदार्थ हैं। और कुछ सेंद्रिय पदार्थ भी हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ, जो हम लोग खाते हैं, उन सब चीजों में ये सब कंटेंट्स हमको मिलते हैं। प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोज है, स्निग्ध पदार्थ, ये सब सारी चीजें जो भी है सेंद्रिय पदार्थ के अंतर्गत रासायनिक घटक में आती है। तो हम लोगों ने देखा अजैविक घटक, अजैविक घटक के दो भाग, भौतिक घटक, रासायनिक घटक। और भौतिक घटक के अंतर्गत हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, भूरचना और सूर्य प्रकाश। और रासायनिक घटक के अंतर्गत आए असेंद्रिय पदार्थ और सेंद्रिय पदार्थ। असेंद्रिय पदार्थ में कुछ गैसों के नाम दिए, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद कुछ धातुएं, अधातुएं, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। और सेंद्रिय घटक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ, ज्यादातर जो भी हम लोग चीजें खाते हैं उसके अंदर ये सब सारे कंटेंट्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में स्वयंपोषी तथा परपोषी। जैसा स्वयंपोषी अर्थात जो स्वयं का पोषण कर लेते हैं वह है स्वयंपोषी। परपोषी अर्थात जो दूसरे चीजों पर डिपेंड है, आश्रित है। अब स्वयंपोषित के अंतर्गत कौन से? उत्पादक, हरी वनस्पति। तो हरी वनस्पतियां क्या है? जो अपना पदार्थ, जो भोजन अपना स्वयं बनाती है, वे सारी हो गई हरी वनस्पतियां। उसे कहेंगे हम स्वयंपोषी। अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाना, किसी और पर डिपेंड ना होना, उसे कहते हैं उत्पादक। उसमें आती है हरी वनस्पतियां। और परपोषी अर्थात जो दूसरों पर डिपेंड है, अपने भोजन के लिए किसी और पर आश्रित है। तो परपोषी में भक्षक और विघटक। भक्षक क्या है? सभी प्राणी। सभी प्राणी अर्थात कौन हुए? मनुष्य भी उसमें हुआ, जितने जानवर हमको अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, जो जंगलों में रहते हैं, शेर, चीता जो नहीं देख रहे हैं हम यहाँ से, ऐसे जितने भी चीजें हैं सब प्राणी में आ गए। तो परपोषी, दूसरों पर जो डिपेंड है अपने भोजन के लिए, आश्रित है किसी और पर। तो भक्षक आया परपोषी में। भक्षक और विघटक। तो भक्षक के अंतर्गत सारे प्राणी, और उसमें भी तीन दिए हैं: प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक। प्राथमिक भक्षक मनुष्य, प्राथमिक भक्षक ऐसे उदाहरण है। द्वितीय भक्षक तो उससे खा करके जो कुछ जीता है। एग्जाम्पल, हम वनस्पतियों पर डिपेंड है, जो भी हरी हरी घास है, उसे धूप है, उसे रैबिट्स खाते हैं, खरगोश खाते हैं। उसके बाद फिर तृतीय भक्षक में जैसे शेर, चीता, जंगली जानवर है जो मांसाहारी है, तो जीवों को खा करके जीते हैं। तो इस तरह से प्राणी के अंतर्गत प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक। और उसके बाद परपोषी के अंतर्गत ही है विघटक। दूसरा कंटेंट विघटक। विघटक में है सूक्ष्म जीव। जब ये सारे प्राणी मर जाते हैं, वनस्पतियां मर जाती हैं, तो उसे विघटित करने का काम फिर से सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर सब ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो सब चीजों को डिग्रेड करते हैं, विघटन करते हैं, और सब चीजें धीरे धीरे फिर से मिट्टी में मिल जाती है। तो ये हुए परपोषी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अजैविक घटक, अजैविक और जैविक। उसमें जैविक में हम लोगों ने स्वयंपोषी, परपोषी देखा। स्वयंपोषी अर्थात जो अपना भोजन, खाद्य पदार्थ खुद तैयार करती है, दूसरों पर आश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए यहाँ पर हरी वनस्पतियां दी गई है। और परपोषी में भक्षक और विघटक। भक्षक अर्थात जो इन सब चीजों को खा खा करके डिपेंड रहता है, उसमें प्राणी। तो प्राणियों में भी तीन प्रकार: प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक। सबसे अंत में आते हैं विघटक, जो सूक्ष्म जीव है, जो मृदा के अंदर मिक्स करने का काम करते हैं। फिर से जो भी चीजें, सड़ी गली वस्तुएं, जितने भी हरी वनस्पतियां हो, प्राथमिक भक्षक हो, द्वितीय भक्षक हो, या कोई जंगली जानवर मर गया हो, उसके भी विघटन का काम
ये सूक्ष्म जीव करते हैं। अब परिसंस्था का की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सजीवों को जीवित रहने के लिए अलग अलग अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार उन घटकों से जुड़े रहने की उनकी क्षमता भिन्न भिन्न होती है। किसी सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो दूसरे को नहीं। कुछ वृक्षों को अधिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है तो कुछ वनस्पतियां कम सूर्य प्रकाश में अर्थात छाया में अच्छी पड़ जाती है। तो ऐसे अनेक परिसंस्थाएं जो है जिसमें सजीव है, सजीवों के अंदर भी अलग अलग सबका अपना एक सिस्टम है, अपनी अपनी एक क्षमता है, उसके हिसाब से वे जीती हैं, उनका ग्रोथ होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें बहुत अधिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ वनस्पतियां ऐसी है जो कम सूर्य प्रकाश में या अगर उनको अधिक सूर्य प्रकाश मिला तो सूख जाती हैं या जल जाती हैं, वनस्पतियां ग्रोथ नहीं कर पाती। तो परिसंस्था के जो संरचना है प्रत्येक जीव की अलग अलग है। परिसंस्था के प्रत्येक अजैविक घटक का उदाहरणार्थ हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि का उसमें रहने वाले सजीवों या जैविक घटकों पर परिणाम होता है। किसी परिसंस्था में कौन से सजीव जीवित रह सकते हैं और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये उस परिसंस्था के अजैविक घटकों पर निर्भर होता है। तो अजैविक घटक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पर प्रभाव डालते हैं, उदाहरण के लिए हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता आदि। और जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पेंगुइन को लाया गया, तो पेंगुइन के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं है, बहुत ठंडा चाहिए उसे। उतना टेम्परेचर होगा तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा, जी पाएगा। तो उसके लिए उस तरह का टेम्परेचर दिया गया है। तो उसके जीने के लिए, जीवित रहने के लिए किस तरह के अजैविक घटक या उस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि उतने टेम्परेचर या उस तरह का क्लाइमेट वहाँ पर मेंटेन किया जाए, जहाँ पर भी उसे रखा जाता है पेंगुइन को। तो इस तरह से अजैविक घटकों का भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पर जैविक घटकों पर प्रभाव पड़ते रहता है। सजीव परिसंस्था के अजैविक घटकों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं, इसलिए परिसंस्था के जैविक घटकों के कारण अजैविक घटकों का अनुपात कम अधिक होता रहता है। अर्थात ऐसी कुछ न कुछ चीजें उत्सर्जन होते रहता है। उदाहरण के लिए जैसे वनस्पतियां हैं, तो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करती है, अवशोषित करके फिर भोजन बनाने का काम करती हैं, और बदले में उस समय जिस समय वो भोजन बनाती रहती हैं तो ऑक्सीजन का प्रमाण अधिक होता है, ऑक्सीजन छोड़ने का, उत्सर्जित करने का काम करती है। तो इस तरह से अजैविक घटकों पर भी सजीव परिसंस्था का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ते रहता है। परिसंस्था के प्रत्येक सजीव घटक का आसपास के अजैविक घटकों पर परिणाम होता है, जिसका सीधा परिणाम परिसंस्था के अन्य सजीवों पर भी होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया, परिसंस्था का प्रत्येक सजीव उस संस्था में रहते हुए संचलन करते हुए विशिष्ट भूमिका निभाता है। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीवों के संदर्भ में स्थान और उसके द्वारा निभाने वाली भूमिका को निष्ठ कहते हैं। उदाहरण, बगीचे में बढ़ने वाला सूरजमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटी आदि कीटकों को भोजन तथा अधिवास प्रदान करता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए परिसंस्था का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है और परिसंस्था में जो सजीव हैं वो किस तरह से संचलन करते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। उदाहरणार्थ यहाँ पर दिया है सूर्यमुखी का पौधा। सूर्यमुखी का पौधा क्या कर रहा है, हवा में ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है और उसी के साथ साथ जो मधुमक्खियां हैं इससे रस लेकर के जाती हैं और मधु का संचय करती है, मध का संचय करती हैं, हनी बनाती हैं। उसी तरह से चींटी, बहुत सारे ऐसे हम घटक देखेंगे ऐसी वनस्पतियों के आसपास, जैसे चींटी है, छोटे छोटे कीटक है, उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था होती है और अधिवास अर्थात रहने के लिए भी। तो ऐसे ठंडे स्थान पर ये सारे कीटक इन पेड़ों में, इन वनस्पतियों में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा पौधा है, इसके अगल बगल इस पर आश्रित बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो जैविक घटक दिए गए, उदाहरण के लिए हिरन है, हिरन घास फूस इन सब चीजों को खाता है, हरे पत्तों को खाता है। फिर इस तरह से उस पर जो आश्रित चीजें हैं, एक दूसरे पर आश्रित, आश्रित अर्थात कौन है उसके ऊपर, तो इन जो जंगलों में रहने वाले जानवर हैं, ये भी जंगली जानवर है, लेकिन हरी घास पत्ते इन सब चीजों को खाते हैं। इस पर आश्रित शेर, चीता, बाघ
ये सब चीजें हैं जो हिंस्र पशु हैं, इनका शिकार करते हैं और उसके बाद फिर जो मरे हुए जानवर छोटा मोटा उनका अवशेष रह जाता है, तो इस तरह से गिद्ध या और छोटे जानवर उसे खाते हैं। उसके बाद फिर जब इन जानवरों की मृत्यु होती है तो विघटक के रूप में बाकी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका विघटन करके फिर वो सारे जीव मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पर दिया है कुछ एक चार्ट, जैविक घटक और अजैविक घटक। उदाहरण के लिए अजैविक घटक में दिया है पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल, खनिज आदि। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अन्न निर्मित होती है। फिर जैविक घटक में सबसे पहले वनस्पतियां जो उत्पादक के रूप में कार्य करती हैं। वनस्पतियां उत्पादक के रूप में प्राथमिक उत्पादक वही है। वनस्पतियां स्वयंपोषी होती हैं, हम लोगों ने देखा अभी, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अब उनको उष्मा मिली, वनस्पतियों से प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब जो वनस्पतियों पर डिपेंड प्राणी है, उदाहरण के लिए मनुष्य है और भेड़, बकरियां, हिरन, ये सब चीजें। उसके बाद फिर जैविक घटक प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय। प्राथमिक हम लोगों ने बताया कि जो भी प्राणी है वो प्राथमिक घटक के अंतर्गत, द्वितीयक और तृतीयक तीन भक्षक हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर क्या दिया है, सूक्ष्म जीव विघटक। विघटक क्या कार्य क्या है, ये सारी चीजें जितने भी हैं, जैविक घटक जितने भी हैं, सबको विघटन करने का कार्य ये सूक्ष्म जीव करते हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो प्राथमिक सबसे पहले हम लोगों ने देखा जैविक घटक, जिसमें वनस्पतियां हैं। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश और पानी और जो भी चीजें खनिज पदार्थ जमीन से अवशोषित करती है, उसी पे भोजन बनाने का काम करती है। बनाने के बाद उन पर जो डिपेंड है, उन पर जो आश्रित है, वो सब प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक भक्षक। तो प्राथमिक में कौन कौन से आए, क्या करेंगे क्या है जैसे, और जो हरी घास को खा करके जीने वाला अभी तो 7:09 या जानवर है, ये सब चीजें। तो इस तरह से फिर द्वितीयक और तृतीयक भक्षक। द्वितीयक भक्षक कौन हुआ फिर, जैसे हिरन है, हिरन के ऊपर फिर तृतीयक भक्षक के रूप में टाइगर है या हिंस्र पशु है। उसके बाद फिर पोषक तत्व मुक्त होते हैं, अर्थात मृत शरीरों का विघटन होता है। ये सब परिसंस्था के घटकों की आंतर क्रियाएं जो निरंतर चलते रहती है, ये चक्र हमेशा चलते रहता है। तो हम देखते हैं कि जब विघटक क्या करेगा, जो भी प्राणी पशु मरा होगा उसका विघटन करेगा। विघटन करने के बाद, जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया, सब बैक्टीरियाज है, विघटन करेंगे। विघटन करने के बाद सब चीजें फिर से सॉइल में मिक्स होती है, एक पोषक के रूप में इन वनस्पतियों के काम आती है। फिर वनस्पतियां भोजन बनाएंगी, फिर उसके ऊपर दूसरे जो जैविक घटक हैं वो आश्रित हैं, वो उसका भोजन करेंगे, भक्षण करेंगे। उसके बाद फिर द्वितीय घटक आएंगे, फिर तृतीय भक्षक। इस तरह से जो चक्र है यह लगातार चलते रहता है। प्राथमिक वनस्पतियां उत्पादक से लेकर के सूक्ष्म जीव विघटक तक का यह चक्र निरंतर प्रकृति में चलते रहता है। अब यहाँ पर दिया है, अधिकांश संस्थाएं काफी क्लिष्ट होती हैं, जिसमें पाए जाने वाले विभिन्न सजीवों की प्रजातियों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक विविधताएं पाई जाती हैं। हमारे भारत जैसे देश में उष्णकटिबंधीय भागों की परिसंस्था में केवल कुछ गिनी चुनी प्रजातियों के सजीव ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बचे हुए अधिकांश वनस्पति और प्राणियों की प्रजाति की संख्या बहुत ही कम होती है। कुछ प्रजातियों की संख्या तो नगण्य होती है। ऐसे अनेक प्राणी देखा है हम लोगों ने जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। उदाहरण के लिए जैसे गिद्ध है, वो अभी अब समापन की तरफ है, बहुत कम बचे हैं देश में, लगभग 12-13 ही बचे हैं। उस तरह से ऐसे बहुत से सचिव हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है हमारा। बहुत से ऐसे ऐसे संस्थाएं, परिसंस्थाएं हैं जो जिसमें सजीवों की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारे प्राणी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि परिसंस्था को जो हानि पहुंची, नुकसान पहुंच रहा है प्रदूषण के कारण, और दूसरा मानव जैसे धीरे धीरे विकास करते जा रहा है, जगह की कमी हो रही है, तो जंगल, तालाब, ये सब चीजें नष्ट होते जा रही है, कम होते जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर परिसंस्थाओं पर पड़ रहा है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जंगल, तालाब, सागर, नदी आदि परिसंस्था का आकार, स्थान, हवा की स्थिति, वनस्पति और प्राणी के प्रकार, इन विशेषताओं के अनुसार परिसंस्थाओं के कुछ प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार दिए हम देखते हैं।
जीवमंडल में अनेक परिसंस्थाएं कार्यान्वित होती हैं। उनके आसपास के पर्यावरण के अनुसार उनके विशेषतापूर्ण कार्य चलते हैं। पृथ्वी पर ऐसी अनेक परिसंस्थाएं निर्माण हुई हैं। पृथ्वी पर स्थित ये परिसंस्थाएं यदि मोटे तौर पर स्वतंत्र या भिन्न दिखाई देती हैं, फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन छोटी-छोटी परिसंस्थाओं को हम पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, परंतु विशेषताओं के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर, उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परिसंस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं। तो जीवमंडल, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा, उसमें अनेक ऐसी परिसंस्थाएं हैं। पृथ्वी पर बहुत सारी परिसंस्थाओं की निर्मित हुई है। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हमसे जुड़ी है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ जुड़ी है परिसंस्थाएँ, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इन परिसंस्थाओं के अलग-अलग प्रकार किए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी के कुछ भागों में काफ़ी बड़े क्षेत्र की जलवायु और अजैविक घटक सामान्यतः एक जैसे होते हैं। उस भाग में रहने वाले सजीवों में समानता दिखाई देती है, इसलिए एक विशिष्ट स्वरूप की परिसंस्था एक क्षेत्र में तैयार होती है। ऐसी बड़ी परिसंस्थाओं को बायोम्स कहते हैं। इन बायोम्स में एक छोटी परिसंस्थाओं का समावेश होता है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल परिसंस्था है। पृथ्वी दो प्रमुख प्रकार के बायोम्स पाए जाते हैं, भू परिसंस्था, लैंड बायोम्स, और जलीय परिसंस्था, एक्वेटिक बायोम्स। यहाँ पर दो परिसंस्थाओं में पृथ्वी को बांटा गया है, एक भू परिसंस्था, दूसरा जलीय परिसंस्था। तो पृथ्वी, अगर हम भूगोल में जाएंगे तो जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश है, तो विषुववृत्तीय प्रदेश का जो पूरा पट्टा है, उसमें की जो परिसंस्था है वो लगभग पूरे विश्व में एक जैसी है। तो वैसे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक, वहाँ का जो भाग है, वहाँ पर जो परिसंस्थाओं की लगभग एक जैसी हो। तो इन परिसंस्थाओं को ऐसी बड़ी, तो ढेर सारी ऐसी परिसंस्थाएं, उसमें से जो बड़ी परिसंस्थाएं उसे बायोम्स कहते हैं। यहाँ पर दो प्रमुख रूप से दिया गया है, भू परिसंस्था एवं जलीय परिसंस्था। यहाँ पर दिया है कुछ उदाहरण, पीछे मुड़कर देखने पर विज्ञान के विकास के साथ ही नए नए शब्दों का निर्माण भी होते रहता है। इकोसिस्टम शब्द का भी कुछ ऐसा ही है। परिसंस्था, ऐसा हमने इस शब्द का हिंदी में अनुवाद किया है। सन 1930 की बात है। रॉय क्लैफॉर्म, इस वैज्ञानिक को एक प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण के भौतिक तथा जीव शास्त्रीय घटकों का परस्पर संबंध का सम्मिलित रूप से विचार एक ही शब्द से कैसे व्यक्त व्यक्त करोगे। इस पर उन्होंने उत्तर दिया था इकोसिस्टम, अर्थात इकोसिस्टम की निर्मिति कैसे हुई। तो बताया गया है कि 1930 में रॉय क्लैफॉर्म, इस वैज्ञानिक को प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण के भौतिक और जीव शास्त्रीय घटकों का अगर परस्पर संबंध का सम्मिलित रूप से विचार करना और उसे एक ही संबंध, एक ही शब्द में डिफाइन करना है, सिर्फ एक शब्द में बताना है, तो उन्होंने बताया था इकोसिस्टम। इस तरह से इकोसिस्टम का जो हिंदी अनुवाद है वह है परिसंस्था। और फिर इसी शब्द को लेकर के प्लेटफॉर्म के सहकर्मी एजी टांसलेले 1935 में सर्वप्रथम प्रचार में लाया गया। इकोसिस्टम को जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी ऐसा भी कहा जाता है। तो जैविक समुदाय के अंतर्गत इकोसिस्टम आया। बायोटिक कम्युनिटी कम्युनिटी 1930 में इस शब्द को लाने वाले थे रॉय क्लैफॉर्म, और फिर उसे आगे लाने के लिए उनके जो सहकर्मी थे एजी टांसले ने 1930 में सर्वप्रथम इसे प्रचारित किया इस शब्द को। फिर इस पर जो भी डिस्कस करके बायोटिक कम्युनिटी किस तरह से फॉर्म हुई और कैसे बनाया गया, वो हम देख रहे हैं। भू परिसंस्था, जो परिसंस्था केवल भूमि पर ही, अर्थात जमीन पर ही होती है तथा यह अपना अस्तित्व बनाती है, उन्हें भू परिसंस्था कहते हैं। अजैविक घटकों का वितरण भूतल पर असमान, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की परिसंस्थाओं का निर्माण हुआ। उदाहरण, घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, सदाहरित जंगल की परिसंस्था, उष्ण रेगिस्तान की परिसंस्था, बर्फीले प्रदेश की परिसंस्था, टाइगा प्रदेश की परिसंस्था, विश्ववृत्तीय वर्षा वनों की परिसंस्था। हम देखते हैं कि अगर हम भूगोल में फिर से अगर एक बार जाएं और देखें कि किस तरह से जो परिसंस्थाओं की निर्मित हुई है, तो कितने अंश पे जो देशांतर और विश्ववृत्तीय जो रेखाएं बनाई गई है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड, इसके आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से अलग अलग परिसंस्थाओं का निर्माण हुआ है। जैसे घास वाले प्रदेश है, सवाना प्रदेश है, स्टेप्स है, प्रेरीज है। फिर उसके बाद फिर सदा रहित जंगल की परिसंस्था है, मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश की, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, तो वहाँ की परिसंस्था अलग है। बर्फीले प्रदेश के एक्वेटिक, जो ऊपर आर्कटिक
और अंटार्कटिक द्वीप है, पोल्स के ऊपर जो भाग है वहाँ का अलग है, वहाँ की परिसंस्थाएं अलग है। फिर उसी तरह से टाइगा प्रदेश की परिसंस्था और विश्वत द्वितीय वर्षा वनों की परिसंस्था। तो एक जो पट्टा है उस पर लगभग एक जैसी परिसंस्था होगी। घास वाले प्रदेश की परिसंस्था यहाँ पर दिया है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जिस प्रदेश में वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है, उस जगह घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। इस परिसंस्था में घास की वृद्धि बड़ी मात्रा में होती है। बड़ा ग्रीष्म ऋतु और पर्याप्त वर्षा के कारण कम ऊंचाई वाली वनस्पतियों की वृद्धि होती है। बकरी, भेड़, जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिरण, चीता, बाघ, शेर आदि प्राणी इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न पक्षी, कीटक और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो घास वाले परिसंस्था ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या दिया है कि वहां पर वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों के वृद्धि के लिए अपर्याप्त है, अर्थात कम वर्षा वाले प्रदेश हैं, घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। और यहाँ पर जो घास होती है बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, बौनी वनस्पतियों की वृद्धि होती है। फिर उसमें कौन-कौन से प्राणी हैं? बकरी, भेड़, जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिरन, चीता, बाघ, शेर जैसे प्राणी इन प्रदेशों में पाए जाते हैं और कुछ पक्षी, कीटक और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया है घास वाले प्रदेश में जिराफ, हिरन या इस तरह से चीता, ये सब प्राणी पाए जाते हैं। अब एक आपकी जानकारी के लिए दिया है, दुधवा या जंगल पिछले 1.5 सदी से एक सिंगी गेंडों का प्रसिद्ध सबसे बड़ा आश्रय स्थान था, परंतु मुक्त और अंधाधुंध शिकार के कारण 20वीं सदी में यह प्राणी वहां से विलुप्त हो गया। 1 अप्रैल 1984 को गेंडों का यहाँ पुनर्वास किया गया। पिंजड़ों में उनका प्रजनन कर बाद में ये गेंडे प्रकृति में अधिवास के लिए छोड़ दिए गए। सबसे पहले 27 चौरस किलोमीटर घास वाले प्रदेश या वन जिसमें 12 महीनों जल उपलब्ध हो, ऐसे भूभाग को इस कार्य के लिए निश्चित किया गया। उसी प्रकार से 2 निरीक्षण केंद्र स्थापित किए। इन प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली। तो दुधवा जो जंगल है उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि वहां पर पहले एक सिंगी गेंडा पाया जाता था आसाम में। अब धीरे धीरे अंधाधुंध शिकार के कारण शिकारियों ने 20वीं सदी में प्राणी लगभग विलुप्त होने के कगार पर था, तभी वहां पर इन गेंडों का पुनर्वसन किया गया। उसके बाद फिर ऐसी जगह का चुनाव किया गया जहां पर 12 महीने जल उपलब्ध हो। उसके बाद फिर 2 केंद्र इन लोगों के लिए देखभाल के लिए बनाए गए, जिसके कारण इन प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली और गेंडों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। यह उदाहरण के लिए आप लोगों को दिया है एक सिंगी गेंडा, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस। फिर सदाबहार वनों की परिसंस्था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यह प्रकृति निर्मित परिसंस्था है। जंगल में विविध प्रकार के प्राणी, वृक्ष एक ही जगह होते हैं। अजैविक घटकों में जमीन में तथा हवा में रहने वाले सेंद्रीय और असेंद्रीय घटक, जलवायु, तापमान, वर्षा, ये घटक भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। यहाँ पर फिर दिया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल जहाँ पर प्राणी, वृक्ष सभी अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं, घने जंगल है। तो इसमें जो घटक है जलवायु, तापमान, वर्षा, ये भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। फिर दिया है भारत में लगभग 520 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अनेक प्रकार की परिसंस्थाओं का संरक्षण होता है। सफेद तेंदुए जैसे अत्यंत दुर्लभ प्राणी की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा अभयारण्य दी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यह है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ हाथी, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, अरना, भैंसा, फिर हिरन, बाघ, तेंदुए इनके जैसे अनेक प्राणियों का संरक्षण होता है। भरतपुर के बारे में दिया है, भरतपुर का अभयारण्य जलाशयों के किनारे रहने वाले पक्षियों के लिए विश्वविख्यात है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ठंडी के महीने में अनेक फ्लैमिंगो जैसे बहुत सारे पक्षी बाहर से आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, जिसको देखने के लिए लोग विश्व से वहां पर पहुंचते हैं। रणथंभौर का अभयारण्य पट्टे वाले बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित गिर का जंगल अर्थात रौबदार एशियाई शेरों का विश्व में एकमात्र आश्रय स्थल है। यहाँ पर दिया है व्हाइट पट्टे वाले बाघ, फिर बाइसन, उसके बाद फिर जंगली सुअर उदाहरण के लिए। फिर ये भरतपुर का जो अभयारण्य बताया मैंने जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स पूरे विश्व से आते हैं। फिर बाघ, जलीय परिसंस्था क्या एक्वेटिक बायोम्स, पृथ्वी पर 71% भूभाग पानी से व्याप्त है, केवल 29% भाग पर जमीन है, इसलिए जलीय परिसंस्था का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक परिसंस्था में जलीय परिसंस्था अभी क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक व्यापक है।
जल परिसंस्था में निम्न प्रकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदाहरण, मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था, खाड़ी परिसंस्था। अब मीठे पानी में कौन कौन से हैं? इस परिसंस्था में नदी, तालाब, झील, सरोवर इनका उपयोग होता है, समावेश होता है। इस परिसंस्था में नदी द्वारा पानी के प्रवाह द्वारा ऊर्जा संक्रमित होती है। जल भाग की तली में असंख्य विघटक होते हैं, अर्थात जो भी जलीय वनस्पतियां उसका विघटन करने के लिए बहुत सारे ऐसे विघटक वहां पर तत्व मौजूद होते हैं। वे वनस्पति और प्राणियों के मृत शरीर का विघटन का कार्य करके उसका अजैविक घटकों में रूपांतरण करते हैं। हमारे आसपास की ऐसी परिसंस्था का हम निरीक्षण करके जो भी तालिका दी गई है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। फिर खारे पानी का सागरीय परिसंस्था, मैरीन इकोसिस्टम में क्या है? इस परिसंस्था में सागरीय वनस्पतियों में वृद्धि होती है। शैवाल पर उपजीविका चलाने वाली छोटी छोटी मछलियां, झींगे बड़े पैमाने पर उतले भाग में दिखाई देते हैं। सागर के मध्य भाग में कम संख्या में जलचर दिखाई देते हैं। बड़ी मछलियां ये द्वितीय भक्षक होती हैं। समुद्र में पोषक तत्व बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। सागर की तली में विघटकों की संख्या अधिक होती है। मृत वनस्पति, मृत प्राणी, अनुपयोगी पदार्थ सागर की तली में जाकर जमा होती है। उन पर सूक्ष्म जीवाणु विघटन का कार्य करते हैं। तो यह है मरीन इकोसिस्टम, जिसमें छोटी छोटी मछलियां जो उथले पानी में दिखाई देती है। उसके बाद बहुत ज्यादा जो गहरा पानी है मध्य सागर में अगर हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, व्हेल, शार्क, इस तरह की मछलियां जिसे द्वितीय भक्षक के रूप में माना जाता है। उसके बाद जो बॉटम है उसका तल है, तल में विघटकों की संख्या अधिक होती है। जो भी मृत वनस्पतियां, मृत प्राणी या अनुपयोगी पदार्थ सागर तल में जमा होते हैं उसका विघटन करने का कार्य सूक्ष्म जीवाणु करते रहते हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण होने वाले परिसंस्थाओं का विनाश। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है, जमीन भूक्षरण हो रहा है। उसी के साथ साथ उसका जो दुष्प्रभाव है सजीव और निर्जीव दोनों पर पड़ रहा है। अर्थात जो तालमेल है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। विभिन्न मानवीय प्रक्रियाएं एवं कृतियां परिसंस्था पर अलग अलग प्रभाव डालती है। इसी तरह से किसी विशिष्ट प्रकार की परिसंस्था का दूसरी परिसंस्था में रूपांतरण होने से लेकर किसी प्रजाति के नष्ट होने तक ऐसे प्रभाव दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया है, एक लड़की का नाम दिया है दिविजया, जो पहाड़ी पर टहलने गई है। उसे कोई मधुमक्खी ने टंक मारा तो वह कहती है कि अगर विश्व में सभी मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो वह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि हमें विचार करना है कि अगर सारी मधुमक्खियां समाप्त हो गई तो क्या क्या हो सकता है। तो जो परागण की क्रिया है वह खत्म हो सकता है, मध तैयार नहीं होगा, उस पर जो बाकी के चीजें आश्रित है वह नहीं होगी। तो उसने विचार किया उस बच्ची ने कि नहीं, मधुमक्खियों का पूरी तरह से समाप्त होना जरूरी नहीं है या अच्छा नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से वह नुकसानदेह है। तो यहाँ पर जो जंगल है, वनों की कटाई का एक बड़ा मार्मिक दृश्य है कि किस तरह से जंगली जानवर जंगलों के नष्ट होने के कारण उनकी जो अवस्था होती है शहरों की तरफ आना या उनकी दिन ब दिन संख्या समापन की तरफ पहुंचना, विलुप्त होते जाना, इस तरह के अनेक दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। परिसंस्था के विनाश का कारण बनने वाली कुछ मनुष्य द्वारा की जाने वाली कृतियां क्या है? एक तो जैसे हम प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, सागर में जो दूसरी चीजें गंदगी को पहुंचा रहे हैं, उसके कारण भी जो जलीय संस्था है वह धीरे धीरे समापन की तरफ, उसके अंदर के जो जलीय प्राणी है, जलचर प्राणी है, उनकी संख्या कम होते चली जा रही है। तो मनुष्य की जो आधुनिक जीवन शैली है उसका दुष्परिणाम बाकी के लोगों पर पड़ रहा है। शहरीकरण के कारण भी जो बड़े बड़े जलाशय के क्षेत्र थे, जंगल थे, वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और औद्योगिकरण और यातायात के माध्यम के लिए वनों का तोड़ करके उपयोग, लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है और फिर जंगलों का विनाश हो रहा है। यातायात की सुविधा बढ़ने के कारण वहां से रेल मार्ग का जाल तैयार किया जा रहा है, जिसके कारण भी ये जंगल समाप्त हो रहे हैं। या वहां से जो भी गाड़ियां गुजरती हैं उसकी आवाज के कारण भी उन प्राणियों को पूरी तरह से हम उनके जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जाते हैं, धार्मिक स्थल है, प्रकृति का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, जिससे वहाँ की जो स्थानिक परिसंस्था है उस पर अधिक तनाव आता है, उनको डिस्टर्ब करते हैं। बड़े बड़े बांध बनाने के कारण बहुत सारे जो जंगल है वो पानी के नीचे दब गए, समाप्त हो गए। तो इस तरह से युद्ध की परिस्थिति में भी जो सुरंग
विस्फोटक, अनेक विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है ज्वालामुखी के कारण, बाढ़ के कारण, अकाल के कारण। तो वहाँ की जो जमीन है पूरी तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रही है, भूमि पूरी तरह से खराब हो जा रही है, अनुपजाऊ होते जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डैम का एक उदाहरण दिया है कि किस तरह से पानी के अंदर पूरे जंगल सबमर्ज हो रहा है, डूब रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के जो परिसंस्था है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अब हवा, पानी, स्वाध्याय के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हवा, पानी, खनिज, मृदा ये परिसंस्था के भौतिक घटक है। परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र एक परिसंस्था के जलीय उदाहरण है। परिसंस्था में मनुष्य, प्राणी भक्षक के रूप में समाविष्ट होता है। वैसे कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। जलीय वनस्पति, जलीय क्लोरोफाइसी, सागर, पाइन, जंगल। तो यहाँ पर हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। समय लगभग समाप्ति पे है। धन्यवाद सभी को।